अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। आज हमने कंटिन्यू करना है एग्जाम्पल प्रॉब्लम 16.3 से। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट में एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी पहली एग्जाम्पल है 16.3। पूछा गया है when 10 volts are applied to an AC circuit, the current flowing in it is 100 milliampere, find its impedance। so पहली हेडिंग बनेगी गिवन डाटा की। इसमें हमने लिखना है the applied RMS voltage is equal to VRMS is equal to 10 volts। उसके बाद the RMS current flowing through the AC circuit is equal to I is equal to 100 मिली एम्पेयर्स। हम ये बात जानते हैं कि मिली प्रीफिक्स 10⁻³ के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए 100 इंटू 10⁻³ एम्पेयर करंट का मैग्नीट्यूड है। और अगर डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट मूव कर दिया जाए तो ये वैल्यू सिंपल नोटेशन में लिखी जाएगी 0.100 एम्पेयर्स। और हमसे पूछा गया है इंपीडेंस के बारे में, तो इसलिए हम यहां पे लिख लेते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू Z, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम ये बात जानते हैं कि किसी सर्किट की इंपीडेंस उस सर्किट में मौजूद तमाम रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है। लेकिन फिलहाल चूंकि हमें वैसे ही रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और करंट गिवन है, तो हम डायरेक्टली ओहम्स लॉ यूज करके इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है। लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद नहीं है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस का कंबाइंड इफेक्ट मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पे Z लिख लेते हैं। और करंट और वोल्टेज दोनों ही रूट मीन स्क्वायर हैं। अब फर्दर हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो लिखिए रीअरेंजिंग द गिवन एक्सप्रेशन वी गेट। अब करंट यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। सो VRMS ओवर IRMS इज इक्वल टू Z, और Z इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। नेक्स्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, सो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग the given values in above expression, we get Z is equal to 10 volts over 100 milliampere, या फिर 100 into 10⁻³ amperes, या फिर 0.100 amperes। सो हम इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से कि इसे लिख दीजिए 10 वोल्ट ओवर 0.100 एम्पेयर्स इंटू 1, या फिर आप इसे
10/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल ही होता है, क्योंकि 10 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन टेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर बन जाएगा 100 वोल्ट्स और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1.00 एम्पियर। सो आंसर क्या होगा, 100 वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को फर्दर क्या लिखते हैं हम, ओहम्स। सो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट 100 ओहम के इक्वल आएगी। हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। सो हेडिंग बनेगी रिजल्ट की, और क्या लिखा जाएगा, impedance of the given circuit is 100 ohms। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 16.4 स्टेटमेंट है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ohms। सो पहली हेडिंग हमेशा की तरह गिवन डेटा की लिखी जाएगी, और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ गिवन इंडक्टर इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1.0 हेनरी। इसके बाद है required reactance of the given inductor। हमें रिएक्टेंस की कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 500 ओहम्स, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की जिसके ऊपर ये इंडक्टर 500 ओहम की रिएक्टेंस शो करेगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट विच 1.0 हेनरी इंडक्टर will have reactance of 500 ohms। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो सॉल्यूशन में हम क्या बताएंगे, द एक्सप्रेशन for inductive reactance is given by XL is equal to 2 pi FL। To find frequency F, rearranging द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे 2 पाई और L फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, एक्सप्रेशन बन जाएगा XL ओवर 2 पाई L इज इक्वल टू F, और F इज इक्वल टू XL ओवर 2 पाई L by substituting the given values in above expression, we get F is equal to reactance की क्या वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, it is 500 ohms डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 1.0 हेनरी। सो 250 ओवर पाई ओहम पर हेनरी, ये हमारा एक्सप्रेशन है, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 79.577 हर्ट्ज, और 7 राउंड ऑफ होके इसको 8 बना देगा, 8 राउंड ऑफ
होके इसको 6 बनाएगा और 6 राउंड ऑफ होके इसको 10 बना देगा। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना होगा 80 हर्ट्ज। अब अगर आप कंसर्न हैं कि ये ओहम पर हेनरी किस तरीके से हर्ट्ज में तब्दील हो गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओहम पर हेनरी। हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन V/I होता है, जिसकी वजह से हम ओहम वोल्ट पर एम्पेयर से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है और इसके लिए एक्सप्रेशन E = -EL/ΔI/ΔT होता है। इस वजह से हम हेनरी को रिप्लेस कर सकते हैं वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड के साथ। सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वोल्ट ओवर एम्पेयर और हेनरी की जगह पे क्या लिखा जाएगा वोल्ट ओवर एम्पेयर पर सेकंड। ये सेकंड इनवर्स बच जाएगा और हम इसे हर्ट्ज के इक्वल लिखते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन 1/T होता है। इस वजह से हम 1/सेकंड या फिर पर सेकंड को हर्ट्ज की सूरत में डिस्क्राइब करते हैं। अब हमने यहां से डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में रिजल्ट की हेडिंग देनी है और लिखना है द फ्रीक्वेंसी at which a 1 Henry inductor will have 500 ohm reactance is 80 hertz। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16.5। पूछा गया है an iron core coil of 2 Henry and 50 ohm is placed in series with a resistance of 450 ohms. An AC supply of 100 volts 50 hertz is connected across the circuit. Find the current flowing in the coil and phase angle between the current and voltage. So इसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा में हमने सबसे पहले लिखना है आयरन कोर्ड क्वाइल की सेल्फ इंडक्टेंस। सो यहां पे लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द आयरन कोर्ड क्वाइल इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2.0 हेनरी। और चूंकि यहां पे इस क्वाइल की रेजिस्टेंस भी गिवन है, सो यहां पे हम लिखते हैं रेजिस्टेंस of the iron cored coil। इसे हम RL का सिंबल असाइन करते हैं और इसकी वैल्यू 50 ओम है क्योंकि ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्वाइल जिस वायर से बनी है उस वायर की रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 450 ओम की है। सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस of the connected resistor, this is R of R, जहां पे रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर मुराद है, इसकी वैल्यू है 450 ओम्स। और ये दोनों चूंकि सीरीज में अटैच हैं इसलिए हम यहां पे लिख लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the series combination of the coil and the resistor। so इसे हम R का सिंबल असाइन करेंगे, ये है R इक्विवेलेंट के इक्वल और ये इंडक्टर कॉइल की रेजिस्टेंस और एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का सम होगा। So this R will be equal to 50 ohms plus 450 ohms। That means सर्किट की टोटल जो रेजिस्टेंस है इट इज 500 ohms। नेक्स्ट अब क्या डेटा गिवन है an AC supply of 100 volt 50 hertz is connected। So applied root mean square voltage is equal to VRMS is equal to
100 volts and frequency of applied voltage is equal to F and it has value of 50 Hz। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एंड फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। सो यहां पे हम लिख लेते हैं करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। इसे हम सर्किट का टोटल नेट करंट IRMS लिखते हैं, या आप इसे इंडक्टिव करंट लिखिए या रेजिस्टिव करंट लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में तमाम कंपोनेंट से सर्किट का इक्विवेलेंट करंट ही फ्लो करता है। और नेक्स्ट जो टर्म हमसे पूछी गई है वो क्या है? इट इज फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। सो फेज डिफरेंस या फिर फेज एंगल बिटवीन IRMS and VRMS is equal to theta is equal to question mark। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी इसके सोल्यूशन। सो यहां पे हम डिस्क्राइब करेंगे द एक्सप्रेशन फॉर करंट flowing through the circuit is given by Ohm's law। Ohm's law के मुताबिक VRMS is equal to IRMS into Z होता है। तो चूंकि हमें IRMS फाइंड करना है तो एक्सप्रेशन बन जाएगा VRMS over Z is equal to IRMS, और IRMS is equal to VRMS over Z। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। इसके बाद डिस्क्राइब कीजिए द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कैन बी calculated by the following expression। और एक्सप्रेशन क्या है? Z is equal to R square plus XL square whole under root। अब इसकी लॉजिक भी मैं एक दफा रिवाइज कर दूं कि लॉजिक क्या थी। हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी रेजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो और उस सर्किट में जो अप्लाइड रेजिस्टिव वोल्टेज है VR, ये भी रूट मीन स्क्वायर ही है, ये इन फेज होते हैं। लेकिन किसी इंडक्टर की बात की जाए तो इंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट तो रेजिस्टिव करंट के इक्वल ही होता है, लेकिन जो उसका वोल्टेज है वो 90 डिग्री फेज लीड के साथ चल रहा होता है, इस तरह से। सो अगर ये VL है तो जो नेट RMS वोल्टेज सर्किट का आना है वो इस तरह से आना है। ये है VRMS ऑफ द सर्किट और ये है फेज डिफरेंस थीटा बिटवीन VRMS एंड IRMS। और फर्दर इस एक्सप्रेशन को हम जब इंपीडेंस के एक्सप्रेशन में तब्दील करते हैं तो रिलेशन इस तरह से बनता है कि अगर ये R है और ये है XL की वैल्यू, तो हम अगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक इस तरीके से इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें तो ये इंपीडेंस आती है और ये फेज डिफरेंस थीटा आता है। सो अब चूंकि यहाँ पे ये ट्राइंगल की हाइपोटेनियस ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम यूज करते हुए इंपीडेंस का एक्सप्रेशन लिखा है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इन, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन इक्वेशन 2 we get Z is equal to सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 500 ओम्स थी और इसकी जो XL की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम यहाँ पे फिलहाल इस तरह लिख लेते हैं कि इट इज XL स्क्वायर अंडर रूट
and this is equation number 3. Inductive reactance of the given inductor can be calculated using XL is equal to 2 pi FL by substituting the given values. We get XL is equal to 2 pi into 50 into 2.0 हेनरी. अब यहां से मल्टीप्लीकेशन के बाद 2 इंटू 50 100 इंटू 200 पाई ओहम्स आंसर आएगा, जहां पे इधर हर्ट्स और इधर लिखा हुआ है हेनरी, और हर्ट्स इंटू हेनरी ओहम के इक्वल होता है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो एक्सएल का आंसर होगा 628 ओहम्स. अब इस वैल्यू को हमने कहां पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 3 में. तो यहां पे लिखिए पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट. अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 z इज इक्वल टू 500 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर है. यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए तो इंपीडेंस क्या बन जाएगी? z इज इक्वल टू 500 स्क्वायर प्लस 628 स्क्वायर होल अंडर रूट. कैलकुलेटर पे आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए. आंसर होगा 802.7 ओहम्स. इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, ये 3 बन जाएगा. सो z इज इक्वल टू 803 ओहम्स, क्योंकि हमें जो गिवन डेटा है वो 3 डिजिट्स तक ही सिग्निफिकेंट है. सो आंसर भी 3 डिजिट्स तक ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए. अब आपने इस वैल्यू को कहां पे पुट करना है? आपने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो जिससे हमें सर्किट का करंट मिल जाएगा. पुट वैल्यू ऑफ z एंड VRMS इन इक्वेशन 1. वी गेट, क्या एक्सप्रेशन बन रहा है? IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू 100 वोल्ट ओवर 803 ओहम्स. सो इस वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर पे. IRMS का आंसर होगा 1.245 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर्स. अगर मिली एम्पियर्स में आंसर बनाना हो तो आप यहां पे इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लें. दैट मीन्स आप यहां 10⁻0 लिख लें. और 0 क्यों लिखना? 3 - 3 लिखें. इससे एक्सप्रेशन बन जाएगा IRMS इज इक्वल टू 1.245 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ एम्पियर्स. अब यहाँ पे 10⁻³ एम्पियर्स मिली एम्पियर लिखा जाएगा, और बाकी 10 की पावर्स बेसिस सेम होने की वजह से ऐड हो जाएंगी. सो IRMS का एक्सप्रेशन बनेगा 1.245 इंटू 10⁻⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स. So IRMS is equal to 1.245 into 10⁻1 मिली एम्पियर्स. अब इस एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें. IRMS बन जाएगा 12.45 मिली एम्पियर्स. नेक्स्ट है फेज एंगल. सो टू फाइंड फेज एंगल between IRMS and VRMS, use the relation theta is equal to tangent inverse of XL over R. अगर हमें XL की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करने को ना कहा गया होता तो हम फर्दर इस एक्सप्रेशन को टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 पाई FL ओवर R लिख लेते. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम XL की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो बेहतर यही है कि उसको डायरेक्टली पुट कर दिया जाए. सो
by substituting the given values, we get थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सएल की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी अभी? एक्सएल की वैल्यू हमने 628 ओहम्स फाइंड आउट की थी। तो इस वैल्यू को हम अपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं। 628 ओहम्स डिवाइडेड बाय 500 ओहम्स, ये टर्म कैंसिल आउट होगी और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा? 1.256 और फर्दर सॉल्यूशन के बाद आंसर होगा 51.47 या फिर 51.5 डिग्रीज। लेकिन ये सॉल्व करते हुए आपने कैलकुलेटर के ऊपर मॉड डिग्री सेट करना है। अगर आपने यहाँ पे मॉड रेडियन सेट किया तो उससे आंसर 0.8983 रेडियंस में आ रहा होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो डिग्रीज में निकालनी है, इसलिए कैलकुलेटर के ऊपर मॉड भी डिग्री में सेट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये बात देखी डायग्राम के अंदर कि इंडक्टर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन के अंदर जो VRMS है वो हमेशा ही इंडक्टर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में जो VRMS है वो हमेशा ही IRMS को लीड करता है, और फिलहाल जो ये लीड है ये 51.5 डिग्रीज की है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फेज एंगल की वैल्यू डिस्क्राइब करनी है 51.5 डिग्रीज। तो अब हम इन आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख देते हैं। सो हेडिंग है रिजल्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन is 12.45 milliampere and IRMS lags VRMS by a phase angle of 51.5 डिग्रीज। सो ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 रिमेनिंग एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।